ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम। इसमें हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम की टाइप्स कितनी हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब जो पहले आप पढ़ चुके हैं, स्कूल क्लासेस में आपने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पे लगने वाली फोर्स ज़ीरो है तो उसके अंदर पैदा होने वाला एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। इस फार्मूला के मुताबिक जो आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जाहिर बात है, अगर कोई फोर्स नहीं लग रही तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होगा। अब हम शुरू करने लगे हैं अपना मेन टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस एंड टॉर्क्स। अगर आप बुक पे देखेंगे तो आपको ये लिखा नज़र आएगा। जी, सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। आप अपने माइंड में सिर्फ ये रखेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या अगर मूव कर भी रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों सूरतों में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा ज़ीरो। इन शॉर्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ज़ीरो एक्सेलरेशन में है तो हम कह सकते हैं वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है? कोई एक बच्चा रिप्लाई करे मुझे। ओके, और आप सारे अपने आप को म्यूट पे रखें क्योंकि आपकी आवाज़ें आ रही हैं और वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही हैं। आप सारे अपने आप को म्यूट पे रखें। ठीक है, म्यूट पे कर लें। अभी भी एक दो आवाज़ें आ रही हैं मुझे। Vivo 1823 अपने आप को म्यूट करे। ओके जी, सबसे पहले हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो मेन टाइप्स हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक जो है, इसके नाम से समझ आ रही है कि ये ऐसी इक्विलिब्रियम है जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा, और डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ये ऐसी इक्विलिब्रियम है जिसमें ऑब्जेक्ट मोशन में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। रेस्ट पे होने का मतलब भी यही है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, लेकिन चूंकि ये रेस्ट पे है तो इसकी इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसी तरह इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि एक बुक है। अच्छा, अगर किसी को आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है तो समझें सिग्नल्स का थोड़ा इशू है, ये इशू ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये मैं यूट्यूब पे अभी अपलोड भी कर दूंगा, तो आप यूट्यूब से इसको देख सकेंगे। जी, सबसे पहला बता रहा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। डायनामिक का मतलब है इन मोशन। लेकिन कैसी मोशन में होगा? ऐसी मोशन जो यूनिफॉर्म है।
चाहे वो सीधी लाइन में मूव कर रहा है चाहे वो घूम रहा है, दोनों सूरतों में उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, चाहे लीनियर वेलोसिटी है चाहे एंगुलर वेलोसिटी है, तो इस सूरत में भी हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो है। अब ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यहाँ भी ज़ीरो है, इसका मतलब है ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसलिए इस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की मेन दो टाइप्स हो गई, एक रेस्ट वाला और एक मोशन वाला। रेस्ट वाले इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे, मोशन वाले इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बेटा अपने आप को म्यूट पे रखें। जो रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम है उसमें हम कहते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसका एक्सेलरेशन तब भी ज़ीरो होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इसमें ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और तब भी इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जिसको मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ। ये दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम की काइंड्स हैं। अगर ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है यानी सीधा चल रहा है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तो ऐसी इक्विलिब्रियम को बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसमें ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है और इसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है यानी इस तरह, और इसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, इसे आप यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, तो इसको भी आप इक्विलिब्रियम ही बोलेंगे, लेकिन ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की कौन सी किस्म है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो तय ये हुआ डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी आगे दो किस्में हैं, जिसमें से एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो है इसका ताल्लुक लीनियर मोशन के साथ है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम जो है इसका ताल्लुक एंगुलर मोशन के साथ है। जैसे यहाँ नीचे एक एग्जाम्पल दी गई है, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसी तरह अ फैन रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर आप एक सीधी गाड़ी की एग्जाम्पल लेंगे जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोड पे चल रही है, तो इसे आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अगर आप एक फ़ैन की एग्जाम्पल ले रहे हैं जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो इसकी इक्विलिब्रियम को आप बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जी ये नॉटी बट इसने क्या बोलना है भाई, कुछ पूछना है आपने? नॉटी बट क्या पूछना है आपने? हाथ खड़ा किया हुआ आपने, इसने हैंड रेज किया हुआ है, मुझे लग रहा है इसने कुछ पूछना है और अब खामोशी से बैठा हुआ है। गयूर शाह ने कुछ पूछना है? अच्छा अच्छा, चलें आप भी अपने आप को म्यूट कर लें, दोबारा से लेक्चर को कैरी ऑन करते हैं। अच्छा जी, ये था डायनामिक इक्विलिब्रियम की दोनों किस्में। अब हम आ जाते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पर। यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। एक इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन, ये आपको सामने लिखा नज़र आ रहा है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
जी इसकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये हम स्टार्ट करने लगे। स्टेटमेंट इसकी क्या है? स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। इसको हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है या ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है। अब इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन जो है इसका ऊपर की तरफ लगेगा। फ़र्ज़ करें आप इसके ऊपर एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये है एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ एक फ्रिक्शन की फोर्स भी एक्ट करना शुरू हो गई है जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस के दरमियान होगी। अब ये ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक इसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती रहेंगी। बैलेंस करती रहने का मतलब ये है कि जब आप इन सब को ऐड करें तो जो नेट फोर्स है उसका आंसर ज़ीरो आए। जब तक इसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो होगा, हम कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो होगा। और हम ये भी जानते हैं, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, अगर इसके अंदर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो हम इसकी इक्विलिब्रियम को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाए तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उन फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए? ज़ीरो। यही बात यहाँ पर बताई गई है। जैसे ये आप देखें, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की आप स्टेटमेंट याद करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? फॉर द बॉडी टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी शुड बी ज़ीरो। इसको मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हैं? ये सिग्मा एफ इक्वल टू ज़ीरो। In case of coplanar forces, this condition is expressed usually in terms of x and y components. यानी कोप्लेनर फोर्सेस कैसी हैं? ऐसी फोर्सेस जो सेम प्लेन पे लग रही हैं। जैसे ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन के ऊपर जितने भी वेक्टर होंगे इनको आप क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। तो फ़र्ज़ करें जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो भी इसी प्लेन पे लग रही हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप इन सारी फोर्सेस के x और y कंपोनेंट्स बना लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि सारी फोर्सेस का सम ज़ीरो हो तो हम ये कह सकते हैं कि इनके x और y कंपोनेंट्स का सम भी ज़ीरो होगा। तो ये था जी इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, यानी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दी है। आप कोई एक बच्चा मुझे बताए कि आपको जो जो मैंने बोला है इसकी समझ आ चुकी है और मेरी आवाज़ ठीक से आ रही थी। यस सर। ओके जी। इसके बाद इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन को समझने के लिए मैं एक छोटी सी डायग्राम यहाँ पर फ़र्ज़ करता हूँ। फ़र्ज़ करें सामने एक बॉडी है जिसको मैंने सेंटर पे दीवार के साथ किसी कील की मदद से लगा दिया, यानी पिवट कर दिए। अब इसके ऊपर मैं एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ F, और दूसरी तरफ उतनी ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाता हूँ। इन दोनों फोर्सेस की वजह से अगर हम इन दोनों फोर्सेस का सम करें तो सम करने पे आंसर ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि जितनी फोर्स एक डायरेक्शन में लग रही है उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जितनी फोर्स F पॉजिटिव है दूसरी F उतनी ही नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे आंसर ज़ीरो आएगा। लेकिन
अगर हम इन दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क कैलकुलेट करें, जो मैं अभी अभी बना रहा हूं, इन दोनों फोर्सेस का जो टॉर्क है वो सेम डायरेक्शन में पैदा होगा। अगर आप पिवट पॉइंट के लिहाज से देखें तो पिवट पॉइंट के लिहाज से देखें, दोनों फोर्सेस ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रही हैं। इसका मतलब है दोनों के टॉर्क ऐड हो रहे हैं। अगर मैं इसके टॉर्क को टॉर्क 1 बोलूं और इसके टॉर्क को टॉर्क 2 बोलूं, तो दोनों ऐड होकर कोई ना कोई रिजल्टेंट टॉर्क दे रहे हैं। यानी इस वक्त इनके टॉर्क्स का सम जीरो नहीं है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट घूमना शुरू कर देगा, यानी इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा। और हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो जाए तो समझें वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी उसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम ख़त्म हो चुका है। सही है। अगर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले जितने भी टॉर्क हैं उनका सम ज़ीरो होना चाहिए। अगर सारे टॉर्क्स का सम ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी आ जाएगा। इसलिए फॉर द बॉडी टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट शुड बी ज़ीरो। तो ये है आपके पास इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन। अच्छा, इसमें एक छोटा सा कन्वेंशन ये है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रहा होगा तो उसे हमने पॉजिटिव लेना है, और अगर क्लॉकवाइज टॉर्क एक्ट कर रहा होगा तो उसे हमने नेगेटिव लेना है। तो ये थी इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन। इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन भी आपको बता दी, सेकंड कंडीशन भी आपको बता दी। उससे पहले इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स भी हमने कर ली, और ये आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ